क्लास में? तुम नहीं पूछोगे तो मुझसे नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? मैं ही तो तुम्हारी टीचर हूँ, है ना? मुझे अपने व्हाट्सएप क्वेश्चन करो ताकि मैं आपको क्लास में यहाँ पे बताऊंगी। अगर देखो जैसे कनिका ने मुझे भेजा होगा, मैंने नहीं देखा है कि बहुत सारे मैसेज होते हैं, मैं नहीं देख पाती। आपके जो भी डाउट है वो मुझे सेंड कर दो। जब आपने मुझे ऐसे क्लास तो तब पूछ लो कि मैम क्वेश्चन भेजा था, इसका आंसर बता। इसलिए तो है आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करो। उनमें से सिर्फ वही क्वेश्चन जो चैप्टर हम कर चुके हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कर चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स कर चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर के आपके जितने भी क्वेश्चन है वो भेजने हैं। और क्या भेजना है आपको? मैम इसका आंसर थर्ड है क्या? बिल्कुल। अरे यार तुम तो बड़े होशियार हो। रोहित तुमने भी थर्ड बताया कि कंफ्यूजन में पूछ रहे हो कि थर्ड है, होना तो फर्स्ट चाहिए। मैम सॉल्व किया था। अच्छा प्रशांत आ गया थर्ड। अच्छा मेरे सामने ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया ना, तो मैंने इसमें फटाफट से फर्स्ट टिक मार्क, फर्स्ट मतलब इसका आंसर सोचा। मैंने कहा अच्छा 1 मोलर लिखा है, 1 मोलर मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट, टिक। क्वेश्चन को आगे देखने की जहमत ही नहीं दो, पर तुम बच्चे मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो भाई। दैट कंटेन 0.5 मोल पूछ रहा है वो, यानी कि अगर 1 मोल में 1000 ग्राम होता है तो 0.5 मोल में कितने ग्राम सॉल्वेंट होगा? 500 ग्राम। 500। क्लियर? चलो इस तरीके का क्वेश्चन मतलब कि तुम आसानी से कर लोगे। अब जरा ये वाला बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता है सबको भाई? अच्छा एक बात बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर का पूरी समरी अगर देखी जाए तो हम मोलैलिटी के बारे में पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं हम इसमें? हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है भाई? Equation, boiling point, जो कि डिपेंड करती है and नंबर ऑफ, freezing point. जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, सॉल्यूट पार्टिकल पे। हाँ सॉलिड पार्टिकल पे जो डिपेंड, हाँ जो सिर्फ उसके नंबर्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। में क्या क्या था भाई? पाई, आयोडा, सीआरटी, और क्या था भाई? डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन The इन TF is equals to M into K. ये था डेल्टा टी एफ इजिकल टू आप वेंट ऑफ फैक्टर लगा के बता रहे हो ना? क्या बता रही हूँ? वेंट ऑफ फैक्टर लगा के। हाँ वेंट ऑफ फैक्टर आपको लगाना है क्वेश्चन में हर जगह। कभी भी अगर आपके पास उसमें लिकर आया है ना कोई सॉल्यूट जो है उसको अच्छे से उन्होंने लिकर दिया है, NaCl लिखा है, तो आपको उसका वंट ऑफ फैक्टर भी वहां पे मल्टीप्लाई करना है। याद रखना अगर जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, कितना वंट ऑफ फैक्टर इसका जो भी निकलेगा, कितनी आएगी आयोडो की वैल्यू? 3 कैसे निकालते हैं बता दो। अरे जितने भी टूटने के बाद ही जितने आयन में डिवाइड हो जाता है उतने, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, टूटने के बाद कितने में हो गया? 2 तो इसमें से हाइड्रोजन ऑक्साइड निकलेंगे और 1 निकलेगा बेरियम। तो मोल्स पे डिपेंड करते हैं कितने मोल्स बन रहे हैं उसके, फिर वहां पे टूटने हाँ नहीं मतलब आप इसको 3 लिख दो, ठीक है? मोल्स में कुछ, ठीक है? हाँ मोल्स पे डिपेंड करता है। और क्या है गया? अब एक और चीज लगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर। कितना? P0 माइनस PS अपॉन में P0। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग। मोल फ्रैक्शन ऑफ टू, यस सर। रिलेटिव लोअरिंग इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पाई इक्वल टू CRT। हाँ ये रहा पाई इक्वल टू CRT वाला, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन बताओ फटाफट से कि इसमें पूछा है इसने कि इतने इतने ग्राम आपने 10 ग्राम ग्लूकोज करा है, 250 में 10 ग्राम यूरिया करा है, 10 ग्राम सुक्रोज करा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसके मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। पाई की वैल्यू उसके लिए कम होगी या नहीं? C इज इक्वल टू में बताओ भाई, C इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स मींस क्या? गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट सबका सेम है, गिवन वेट क्या है सबका? सेम है। मोलर मास जो है डिफर कर रहा है। ग्लूकोज के लिए 180, यूरिया के लिए 60 और सुक्रोज के लिए 342। याद रख लो ये भी, ऐसे ही याद रख लो इसे। यूरिया के लिए 60, ग्लूकोज के लिए 180 और सुक्रोज के लिए 340 होता है। थर्ड ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारों ने आंसर दे दिया। कृष्णा जोशी ने भी दे दिया आंसर, नैना ने, अनुष्का ने, ठीक है भाई। थर्ड है इसका आंसर P2। यूरिया का सबसे मास कम मतलब कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा, उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद सुक्रोज। समझ में आ गया? कोई है जिसे ना समझ में आया हो रेज करो हैंड। प्रशांत, कनिका, खुशी, रोहित, क्लियर है? P2 तो यूरिया है ना? हाँ तो यूरिया का जो मास है वो कम है, सबसे कम, तो यानी कि सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो यूरिया, ठीक है ना? 60 है। चलो भाई आ जाओ तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्या है तेरा? द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑब्टेन इन मोलर रेशियो 3:2। बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर रेशियो 3:2 है। वेपर प्रेशर बेंजीन का गिवन है 280, ऑक्टेन का गिवन है 420। बोलो भाई रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ है, याद है तुम में से किसी को रॉल्स लॉ क्या था? कि टोटल निकालना है, इसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टोटल निकालना है, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, यही होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? 3/5। पी नॉट ए कितना है? 280 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 420। बोलो भाई यस और नो। यस मैम। अंश, रोहित, दीपाली, Yes, ma'am. Clear. क्लियर है भाई? कृष्णा, शुभम, मैम 3/5 कैसे आ गया? बच्चे मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे। यहाँ पे मोलर रेशियो दिया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो गिवन है। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम? ये इस हमारा जो रॉल्स लॉ होता है, यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। आई बात समझ में? 3/5 कैसे आया? 2/5 Yes, कैसे आया? ma'am. आंसर कितना आ रहा है? 336 आ रहा है। कोई बताएगा भाई 336 आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा 25 5 के 30 56। चलो भाई भला हो आपका, आपने यस में बोला था कि मुझे पूरा करके देखना पड़ता है, ये कोई आंसर ही ना बताइए। करंट मार रहा है मेरी। क्लियर है भाई? 336 हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। पर एग्जाम में याद रखना कि आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लेना है, उसी बेसिस पे क्वेश्चन देना। कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या हो कि यहाँ पे इसका वेट दिया हो, तो आपको पहले इसका वेट इसके मोलर मास से डिवाइड करके इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल से फाइंड आउट करने के बाद मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, है ना भाई? Yes, ma'am. तो देख लेना इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो भाई आ जाओ भाई, किसको दिया था ये काम मैंने करने के लिए? मिक्सचर ऑफ दैट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। Ma'am, first. पॉजिटिव डेविएशन फर्स्ट। प्रशांत, मैंने पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बहुत सारे एग्जांपल लिखवाए हैं भाई। किसने लिखे थे? मैम फोर्थ वाला ऑप्शन है इथेनॉल और एसीटोन। हाँ, इथेनॉल और एसीटोन शो कर रहा है आपका पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है Ma'am, भाई? benzene और toluene. मैम आपने कब लिखवाया था? क्लास के स्टार्टिंग में जब तुम लोग नहीं आए थे। जरा किसको लिखवाए थे वो बोलते जाना जरा। पॉजिटिव डेविएशन के सारे एग्जांपल बताओ इनको। तभी लिखवाए थे मैंने, क्योंकि वो स्लाइड वो पीछे वाली उसमें था, तो मुझे वहां ना जाना पड़े इसलिए। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन आपका आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है भाई? ये आपके आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। बेंजीन और टोलिन आपका आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। याद रखना, बेंजीन और टोलिन ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करता, क्योंकि ना तो बॉन्ड बनाएगा, ना इनके बॉन्डों के बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन कम होगी, सेम रहेगी। आइडियल सॉल्यूशन। ऐसी क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन आइडियल सॉल्यूशन है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या ये नेगेटिव है। नेगेटिव डेविएशन। अब भाई जिसको मैंने काम सौंपा था वो बच्चा मुझे नजर ही नहीं आ रहा भाई। मैम कर लिया है सबने। कर लिया? आपने बोला था, मैंने लिख लिया है मतलब। अच्छा तुमने लिख लिया भाई, इन्हीं बच्चों के लिए तो लिखवाया था वो मैंने, क्योंकि सारे नहीं आए थे ना उस वक्त। जल्दी से बोलो। पॉजिटिव डेविएशन के मैंने 8 एग्जांपल लिखे हुए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल बोलो फटाफट से। इथेनॉल और एसीटोन प्लस एसीटोन। यस, एसीटोन प्लस बेंजीन। एसीटोन प्लस बेंजीन। यस मैम। एसीटोन प्लस CH2। ये आपका पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। यस मैम। एसीटोन प्लस बेंजीन और क्या? एसीटोन प्लस CH2। CS2 ओके। और ROH प्लस ROR। ओके, लिख रहे हो भाई बाकी लोग जिन्होंने नहीं लिखा था? और क्या था? RSH प्लस ROH प्लस ROR और CCl4 प्लस टोल्यून प्लस टोलिन। ओके, और इथेनॉल प्लस वाटर।
इथेनॉल प्लस वाटर, और यही थे बस, इथेनॉल प्लस वाटर। CHCl3 प्लस टोल्यूइन हो गया। CHCl3 क्लोरोफॉर्म भी आपका टोल्यूइन के साथ। ओके, हो गया और मैम। भाई लिख लिए हो 8 गया। एग्जाम्पल। रोहित, सुहानी, Yes, ma'am. लिख लिया. तनुश्री, तोशिका, इनको लिख लो और याद रखना, एग्जाम में भूलना मत। पॉजिटिव डेविएशन, अच्छा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में तुम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ, उनके बीच में इंटरेक्शन कम हो गई, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ गया, और जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ गया तो ग्राफ पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन हो गई। जहां पे भी आपकी पॉजिटिव डेविएशन हो गई, यानी कि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या लगेगा, कम, तो उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है भाई, हाँ या ना? Yes. Yes. ठीक है, जब भी आपका क्वेश्चन आ गया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के एग्जांपल बताने हैं, तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन हो कहाँ रहा है, जैसे इथेनॉल था, उसकी अपनी तो इंटरेक्शन अच्छी थी, लेकिन आपने उसमें एसीटोन डाल दिया या ईथर डाल दिया या वाटर डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी अपनी इंटरेक्शन कम हो गई, वीक हो गई, जिसकी वजह से अब वो थोड़े से बॉइलिंग पॉइंट पे, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जा रहे हैं, वोलेटाइल हो जा रहे हैं, उड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो गया, और डेविएशन जो है प्रेशर की वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो पॉजिटिव डेविएशन बना। ठीक है भाई, डेविएशन पॉजिटिव की तरफ चलेगी, मतलब वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा बन गए। क्लियर है ये बात? यस और नो? Yes. ma'am. कल्पना क्लियर है? नैना, शुभम, ठीक है, Yes, ma'am. सुमन। चलो, ये सारे एग्जांपल थे आपके पॉजिटिव डेविएशन के, इनको लिख लेना, याद कर लेना एक जगह। ये कहीं, ये किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, टकराए हुए हैं, इसलिए ये सारे वही एग्जांपल हैं। नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल लिखवा दो भाई अब। कल्पना, कल्पना लिखवाओगी नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल? सबसे पहले तो एक एग्जांपल ये बहुत याद रखना, HNO3 का H2O के साथ 68% HNO3 आप यूज करते हो, ये याद रखना। उसके बाद HCl का हो गया वाटर के साथ, मुझे तो भाई यही तो पता है, बताओ भाई जल्दी से। मैम HCl प्लस plus benzene. एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजीन, पायरिडीन था। Pyridine and acetic acid. अरे इतना बोलो भजन से। एसिटिक एसिड और पैरिडीन, पिरिडीन, Yes, ma'am. और Yes, बोलो ma'am. एग्जांपल दूसरा, 4th नंबर। Ma'am, Acetic aniline, एनिलीन और acetone. एसीटोन। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहा है। एनिलीन और एसीटोन के बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। पहले तो इंटरेक्शन थी नहीं, जब दोनों को मिक्स किया तो उन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया, और जो प्रेशर है वो कम हो गया, यानी कि डेविएशन नेगेटिव की तरफ चला गया, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आपका यहाँ पे हो रहा है। क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. हाँ, और फिफ्थ ऑप्शन और कौन से थे भाई? Ma'am, CH CHCl3 plus Diether. प्लस diether. डाइथर है भाई? Yes, यस ma'am. मैम। डाइथर क्या होता है? और बेंजीन के साथ भी रिएक्ट करेगा। CH3 प्लस बेंजीन। ओके, और कोई है? बस यही है। HNO3 plus C6H5NH2. हाँ, HNO3 और pyridine मतलब, ठीक है। C6H5NH2 का मतलब एनिलीन। ओके, ठीक है, एनिलीन, और बस इतने ही है। Yes, ma'am. Yes, चलो काफी है, इतने ही याद रखो। ठीक है भाई, इसमें से इम्पोर्टेंट आपका एक मैम हाँ मैम एक डाउट है, जो आपने लास्ट में लिखा है HNO3 प्लस एनिलीन, एनिलीन तो NH3 हुआ मतलब ना, तो आपने इसमें क्या लिखा लिखा है है? इसमें क्या लिखा है? C6H5NH2। ये लिखा है, NH2 लिखा है। यस मैम। C6NH5NH2 यही तो होता है भाई, एनिलीन तो होता है ये। Ma'am, NH3 होता है. हाँ अरे तो NH3 कर दो उसको, यार करना, मैम से गलती नहीं हो सकती। एनिलीन, ठीक है, क्लियर? यस मैम। ठीक है भाई पायल, और ये सब हमारा ये जो है मैक्सिमम बॉइलिंग जीरो के एग्जांपल क्या है और मिनिमम की। अब फटाफट से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन इज कांस्टेंट इज दिस, बेंजीन इज 5.12। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन मतलब KF की वैल्यू गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोलैलिटी गिवन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन क्या निकालना, क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन निकालना है, डेल्टा TF की वैल्यू निकालनी है,
गिवन क्या है आपको, KF गिवन है, मोलैलिटी गिवन है, आंसर आ जाएगा Yes, ma'am. 0.078। कितना आ रहा है जल्दी से बताओ, 5.12 से मल्टीप्लाई करना। कर पा रहे हो? कितना आंसर आ रहा है, तुम ही बताओगे भैया आंसर। मैम 0.399। यानी कि 0.40 कर दूं? यस मैम। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक क्वेश्चन है जो कि मुझे इधर तो कहीं नहीं मिला, लेकिन ये मेरे पास है जो इम्पोर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि आपके वन टॉप फैक्टर से रिलेटेड है। प्रेशर, सुक्रोज 0.1, ग्लूकोज 0.5 और यूरिया 1 और आपका NaCl2। अच्छा इनको तुम छोड़ो, यहाँ ये नहीं लिखती मैं, ऑर्डर में लगाना है, नहीं तो मुझे बहुत सारा कुछ लिखना पड़ेगा। 2 मोलर है आपका NaCl। इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर का ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना है। ठीक, इसमें मुझे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी ऑर्डर बता देना और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर। पहले इसका ही करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आप कैसे करोगे। जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना बच्चे, ये ऑर्डर लगाने वाला, तो आपने यहाँ पे वन टॉप फैक्टर में देखना है। NaCl को I से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे ये वाली टर्म जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 2 आएगी। वही दूसरी तरफ ग्लूकोज के लिए, यूरिया के लिए 1 है, तो यूरिया और ग्लूकोज और सुक्रोज तो आपके आयन में डिवाइड होंगे नहीं, तो यहाँ पे आयोटा की कोई वैल्यू नहीं होगी। होगी? बोलो भाई, आयोटा कोई काम करेगा यहाँ पे? नो मैम। ठीक है, नहीं करेगा। इसमें बताओ जरा आंसर क्या क्या ऑर्डर रहेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा सबसे? NaCl का। Yes, ma'am. उसके बाद यूरिया, उसके बाद आपका क्या आएगा, ग्लूकोज, फिर सुक्रोज। Glucose, sucrose. ठीक है, ये आपका ऑर्डर होगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन और कर लोगे ना भाई ये वाला क्वेश्चन। Yes, ma'am. अब मैम आपने तोड़ा कैसे, मतलब NaCl का आपने 2 कैसे लिख दिया आयोटा था? NaCl2 मोलर गिवन था, और जबकि आपका जो क्वेश्चन होता है वो पाई इज इक्वल टू आयोटा CRT होता है, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो जितने भी आपके टूटते हैं ना आयंस में, तो यस इसमें मैम। डिसोसिएशन जितना होता है, जितने आयंस का, वही आपकी आयोटा होती है। सपोज आपका डिसोसिएशन क्या होगा, आयोटा 2 हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 हो आयंस जाएगा। 3 निकलेंगे। ठीक है, यस मैम। ठीक है, इस बेस्ट। अब जरा एक क्वेश्चन और है आपका कि मैम इसका फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा? अभी बताती हूँ, रुको पहले ये हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है। 1 मोलर ग्लूकोज और 1 मोल KCl, 1 मोल AgNO3 एल्यूमिनियम नाइट्रेट, सॉरी एल्यूमिनियम नाइट्रेट, और है आपका 3 यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्रेट, और है आपका 1 मोलर सोडियम सल्फेट, 1 मोलर Na2SO4। इसमें से बताना है सबसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है। अब आप अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, डेल्टा पी टीबी जो होता है वो क्या होता है, इसमें इलिवेशन होता है ना बॉइलिंग पॉइंट का, T2 - T1 होता है इसमें, यानी कि टीबी T2 - T1 होता है इसमें इसका। यस मैम। फाइनल जो होता है वो बड़ा आ जाता है आपका, है ना, बड़ा वैल्यू आती है कोई भी। अब आपकी जो भी आयोटा वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका जो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आयोटा KBM। बोलो भाई ऐसे ही लिखूंगी अगर मुझे फाइनल बॉइलिंग पॉइंट निकालना होगा तो, आयोटा की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। सुहानी, शुभम, समझ में आई ये वाली बात मैं क्या कह रही हूँ? ना समझ में आई हो तो फिर से सुनो जरा, ध्यान से देखना आपकी बात। डेल्टा TB इज इक्वल टू में आयोटा KBM होता है, राइट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको लिखती हूँ मैं T2 - T1, मतलब फाइनल बॉइलिंग पॉइंट आपका और इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट जो भी रहा। ठीक है, तो अगर मुझे फाइनल बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए कि सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट डालने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, तो आप ऐसे ही निकालोगे। T1 में आप क्या करोगे, प्लस करोगे किसको, आयोटा KBM को। यानी कि अगर आयोटा की ये पूरी आयोटा वैल्यू ज्यादा, ये पूरी वैल्यू ज्यादा, आप ऐड कर रहे हो ज्यादा, तो आपका T बॉइलिंग पॉइंट फाइनल वैल्यू भी क्या आएगी, बड़ी आएगी। ज्यादा। ठीक यस है, मैम। अब इन तीनों में बताओ आयोटा किसका ज्यादा है।
And चार- third option, ये 1 चार ऑप्शन में फर्स्ट AlNO3. गुड एल्यूमिनियम नाइट्रेट, क्योंकि आप अगर मोलर की बात करो तो मोलर तो सब में सेम है, इसलिए आप मोलर को नहीं देख रहे हो। अगर यहाँ पे मोलर भी होता तो उसको भी मल्टीप्लाई करके तब देखते क्या वैल्यू ज्यादा आती है। क्लियर हुई बात, समझ में आई? Yes, ma'am. अगर Yes, ma'am. आयोटा भी होता तब आप उसको भी देख, उसको आयोटा के साथ उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, उसके मोलर को भी। लेकिन अभी आपका मोलर आप इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो क्योंकि क्या है, वो सबके लिए सेम है, तो आयोटा ही देख रहे हो उसमें। आयोटा सबसे ज्यादा इसका, यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे सबसे ज्यादा। ज्यादा। उसके बाद सोडियम सल्फेट, क्योंकि Yes, Yes, CH3 है। ma'am. उसके बाद सोडियम सल्फेट, उसके बाद KCl, उसके बाद फिर ग्लूकोज। क्लियर है? कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन? Yes, ma'am. अब सेम हाँ। क्वेश्चन उसने, एक बार आयोटा निकालते कैसे बता दो। अरे बच्चे आपका जैसे सोडियम एल्यूमिनियम नाइट्रेट है ना, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ठीक है। अब ये कितने हाँ, ये कितने टूटेंगे? एल्यूमिनियम आएगा 3+ और 3 मॉलिक्यूल आपके नाइट्रेट के आएंगे, तो आयोटा की वैल्यू हो गई 4। ओके मैम। 4, 3 और 1 4। ऐसे ही सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये ऐसे निकलेगा 2Na+ और SO4 2 -1, तो 2 ये निकला, तो कितना हो गया आयोटा की वैल्यू? 3। ठीक है, ऐसी KCl के लिए ग्लूकोज टूटेगा। कौन? ग्लूकोज ग्लूकोज कैसे नहीं? ग्लूकोज कैसे टूटेगा? ग्लूकोज आयन में टूटता ही नहीं है। अरे जो आयन में नहीं टूट, जो आयनिक होते हैं सिर्फ वो उनकी बात करते हैं। जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, ये नहीं टूटता। ओके। ठीक है। अब इसकी जगह, अगर इसकी जगह ये 0.5 गिवन होता और ये 2 गिवन होता, तब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता? अगर ये 2 बोला Na2SO4 का। Na2SO4 का, क्योंकि Na2SO4 का आता 3 2 जा 6 वैल्यू आती, और इसकी कितनी आती? 2। Yes, ma'am. बोलो भाई क्लियर है? अगर ये 0.5 या 1.5 कर लो, चलो 1.5 करते तो दोनों की सेम ही आ जाती, तो दोनों इक्वल लगाते। तो क्या लगाते दोनों में? इक्वल। अगर ये 1 मोलर होता तो इसकी वैल्यू आ जाती 4। क्लियर है भाई? आयोडा की वैल्यू कितनी आ जाती इसके यहाँ पे मेरे पास? 4। बात समझ में आई? हाँ या ना? यस Yes, ma'am. अच्छा, फिलहाल के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यही क्वेश्चन सेम यही अब उसने मुझसे पूछा कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट बताओ किसका ज्यादा होगा? फ्रीजिंग पॉइंट तब भी तो यही चलता ना। नहीं, यही डिफरेंस ग्लूकोज का ज्यादा हो जाता। यही चीज मैं बार बार बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में जब आप डेल्टा TF KF M लिखते हो, वहां पर आपका इलिवेशन होता है। यहाँ पर आप जो TF की वैल्यू होती है वो T1 - T2 होती है। बात समझ में? यहाँ वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? T1 - T2। और अगर अब मुझे T2 फाइनल वाली वैल्यू निकालनी है फ्रीजिंग पॉइंट की, तो क्या होगा वैल्यू मेरी? T2F = में क्या होगी भाई? TI - आयोटा KFM। बात समझ में आई? नहीं? आ गई मैम, आ गई। क्लियर है? TF जो है मेरा वो क्या आएगा फ्रीजिंग पॉइंट के लिए? T इनिशियल, फ्रीजिंग फाइनल, ये फ्रीजिंग की बात हो रही है, आयोटा KFM। अब जिसका आयोटा कम, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा। बात समझ में आ गई? ठीक है। Yes, ma'am. यही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने की कोशिश करी हूँ। ऐसे ऑस्मोटिक प्रेशर में तो जिसका प्रेशर, जिसकी आयोटा ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, आज भी है, हेनरी लॉ से रिलेटेड। KH की वैल्यू ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। यस सर। ये नीट का क्वेश्चन है पिछली बार का। नीट का एग्जाम जो बच्चे नहीं दे रहे, दे दो अपने। बायो अच्छी कर लो, नीट का एग्जाम दे लो भाई, जो दे सकते हैं। एक बार देके देखने में क्या जा रहा है। मैम बस बायो से हो जाएगा? बस बायो और केमिस्ट्री से हो जाएगा। नहीं ऐसा तो मैम। नहीं 600 नंबर चाहिए उसमें, मतलब फिजिक्स थोड़ा बहुत तुम्हें आना चाहिए। पर जहां तक मैंने देखा है नीट का पेपर इतना टफ नहीं आता। अगर तुम एनसीईआरटी को ही बहुत, बायो की एनसीईआरटी की एक लाइन रट लो, केमिस्ट्री की क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व कर लो, ये दोनों इनफ है आपके मतलब नीट के लिए। फिर फिजिक्स में तो मुझे नहीं पता भाई, फिजिक्स में मैंने देखी नहीं कभी। ठीक है भाई, KH की वैल्यू जिसकी कम, ठीक है, वन आंसर है सबके। मैंने तो नहीं होगा, मुझे नहीं पता।
ठीक है भाई, नीट का क्वेश्चन है ये आपका। ये देखो, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन नॉन जीरो वैल्यू विल बी, आइडियल सॉल्यूशन में नॉन जीरो वैल्यू किसकी होती है? आपको पता है आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी क्या होता है? जीरो। डेल्टा एच क्या होता है? जीरो। डेल्टा एस हमेशा आपका ग्रेटर देन जीरो रहेगा, चाहे आइडियल है नॉन आइडियल है जैसा भी है। और डेल्टा जी हमेशा आपका क्या रहेगा? लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव हमेशा। क्लियर? हाँ, तो इसका आंसर है आपका एस, ये वाला नॉन जीरो वैल्यू। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी हमेशा आपकी आइडियल है चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, हमेशा पॉजिटिव है। डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है। चेंज आपका कहाँ रहता है? सिर्फ डेल्टा वी और डेल्टा एच में। डेल्टा वी फॉर पॉजिटिव डेविएशन इज ग्रेटर देन जीरो। बोलो भाई, पॉजिटिव डेविएशन के लिए ये रहता है, यस मैम। और नेगेटिव डेविएशन के लिए आपका क्या रहती है ये वैल्यू? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का साइन कैसे लगाऊंगी मैं? ठीक है भाई, लेस देन जीरो। क्लियर है? नेगेटिव डेविएशन के लिए यस और नो? यस मैम। यस मैम। चलो अब ये बताओ फटाफट से, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया होगा। टाइप ऑफ सॉल्यूशन सबसे इजी पार्ट है, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होने के स्टार्टिंग में ही करते हैं, तो मुझे लगा कि तुम लोगों को आता होगा, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं करी। पता है ना भाई, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल बता सकता है कोई? सॉलिड इन गैस, गैस के अंदर सॉलिड कहाँ होती है? स्मोक में। गैस है हमारी, उसमें स्मोक डस्ट पार्टिकल है, तो वो स्मोक सॉलिड इन गैस का एग्जांपल। कृष्णा जोशी जी, सेकंड आंसर है इसका। चलो सेकंड ही। गैस इन लिक्विड में का एग्जांपल बता सकते हैं? एरेटेड ड्रिंक्स। बोलो भाई, गैस इन लिक्विड होती है, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड सॉलिड के अंदर हम एमलगम जो पढ़ते हैं वो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है। और लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल, लिक्विड इन सॉलिड, हाँ, आपकी मरकरी जो होती है वो सोडियम के अंदर होती है, तो ये किसका एग्जांपल है आपका? अमलगम। अमलगम किस चीज का एग्जांपल है? लिक्विड इन सॉलिड का। सी के लिए 4। गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेट। करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है। यस मैम। नेक्स्ट आ जाओ, इस तरीके के क्वेश्चन कर लेना भाई। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जल्दी से आंसर बताओ फटाफट से। सेकंड नंबर। मैम सेकंड। सेकेंड, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है उसके नंबर पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Antifreeze solution is prepared from this gram of ethyl alcohol is this the molality of solution। निकालना है, निकाल लोगे? इथिलीन ग्लाइकोल का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो, कितना आ रहा है? फटाफट से कोई बता दो मुझे फटाफट से। 6 × 1 प्लस 16 × 2 32 प्लस 6 38 और 44 44 प्लस 38 कितना आ रहा है भाई? 9 11 12 7 8 82 आ रहा है मेरी कैलकुलेशन। मैम 24 होगा ना? किसका? अच्छा सॉरी, 12। देखा ऐसे ही होता है 38 62 आ रहा है। और गिवन कितना है? इतना ही आ रहा है भाई, 2.6 से 62। आपको ग्राम सॉल्वेंट निकालना है, 200 ग्राम लिया है, 1000 से इसको डिवाइड कर दो। हाँ, 0 से 0 कट गया, 2 1 2 2 5 सॉल्व हो जाएगा भाई। कितना आंसर आ रहा है इसका? मैम 23 पॉइंट समथिंग। 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कैसे 17.9 नहीं आ रहा? छह हाइड्रोजन है, 2 कार्बन के 12। बोलो भाई कितना आ रहा है? किसने किया सॉल्व और किसी ने? सेकंड आ रहा है भाई, आंसर कह रहे हैं सेकंड। इसी का ही आंसर लिखा है भाई तनुश्री तुमने, 17.9। अरे हाँ या ना तो यस बता दो। मैम। यस मैम, यही ऑप्शन है, या हाँ, बी है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। The molarity of H2SO4 solution is this, density given है 98% H2SO4 है, बताओ निकाल लोगे? 98% है मतलब कि कितने ग्राम H2SO4 है? 98 ग्राम H2SO4 है, कितने में? 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सॉरी वाटर में नहीं सॉल्यूशन में। मोलैरिटी निकालनी है तो मतलब हमें मोलैरिटी निकालनी है। डेंसिटी कितना होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम, मुझे यानी कि वॉल्यूम चाहिए मोलैरिटी निकालने के लिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? 100 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना है भाई यहाँ पर? मैम 100। डेंसिटी कितनी है? 1.84। यस मैम। यस मैम।
ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है आपका ml, ठीक है, ग्राम मीटर। इसकी डेंसिटी वॉल्यूम आ गया आपका आंसर 90, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे H2SO4 के, कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स 198 ग्राम, और गिवन मास और मोलर मास में 98 होता है, कट गया 1 मोल आ गया। वॉल्यूम कितना है 100 अपॉन में 1.84, इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, बोलो भाई निकल जाएगा 1.84 1000, 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18.4, यही आ रहा है आंसर। यस मैम। ठीक है, आपके एग्जाम में भी ऐसी इस तरीके से क्वेश्चन होंगे जहाँ कैलकुलेशन में सब कट रहा होगा, तो एक बार करके देख लेना, कैलकुलेशन बड़ी होगी, छोड़ मत देना। वांट ऑफ वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, मतलब किसकी हैविंग सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ विद एल्यूमिनियम सल्फेट की, यहाँ पर वांट ऑफ की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ फटाफट से। हम 5 5 है, इनमें 5 किसकी है, ऑप्शंस में 5 किसकी आ रही है, फोर्थ हम ऑप्शन की, फोर्थ वाले के। फोर्थ वाले की 5 आ रही है। कोई है जिसे ना पता होगी 5 कैसे आ रही है, प्रशांत पता है कौन है भाई, किसको नहीं पता, मोनिश को नहीं पता। मोनिश, आपके जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें ये लोग, ये तो अपने आयन रिलीज करेगा नहीं, तो K4 FeCN6 में से जो आयन है वो किसका रिलीज होगा, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम के 4 रिलीज होंगे और एक आपका FeCN6 रिलीज होगा, क्योंकि ये तो आपस में कोऑर्डिनेशन है, तो एक आयन तो 4 ये और एक ये, कितने हो गए टोटल 5। क्लियर हुआ मन, ठीक है भाई। Want of value for this solution is 2.4. Find the degree of dissociation. इसका एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। जब भी आपका डिसोसिएशन होता है, want of की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है या लेस देन 1। और डिसोसिएशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, आयोटा की ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि 1 से वो टूट के वो हो गए। ये क्वेश्चन भी आता है भी एग्जाम में, एसोसिएशन में हमेशा जो वैल्यू है वो क्या आएगी भाई, आयोटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, लेस देन 1, एसोसिएट हो जाएगा। अब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ क्या रिलेशन है वो याद रखो, अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 n माइनस 1 वैल्यू है किसके लिए, जब क्या हो रहा है आपका डिसोसिएशन। क्लियर है, यस और नो। यस मैम। समझते हैं क्या ही, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो इसको ऐसे ही याद रख लो। n इसमें जो है आपके जितने नंबर में वो मतलब टूट जाता है ना, अपॉन में n-1 है, n-1, ठीक है। अल्फा की वैल्यू यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका क्या है, फॉर एसोसिएशन आयोटा माइनस 1 1/n-1, ये कब है आपका फॉर एसोसिएशन, मतलब कि जहां पर एसोसिएट हो रहे हैं मॉलिक्यूल। अभी तक हम पढ़ रहे थे आयोटा की वैल्यू जहां डिसोसिएट हो रहे थे, मतलब 1 से 2 में 1/n, n क्या है, जितने उसमें वो टूट गए आयन जो होता है, जैसे बेरियम, उसके लिए बेरियम नाइट्रेट के लिए 3 में टूट गए थे ना। ओके, बात क्लियर हुई। अच्छा, जो हम तक पढ़ रहे थे ना आयोटा की वैल्यू उसके लिए 3 हो गई, 5 हो गई, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये हम उसके मतलब मान रहे हैं, समझ रहे हो ना इस बात को। तो वो 5 आयन में टूट जाता है, हम कहते हैं 5 आयोटा की वैल्यू होगी, लेकिन यस मैम बोलते ना ऑब्जर्व वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू। हाँ, वो आयोटा वैसे ही है वो, ठीक है, मतलब कि वो ज्यादा, जितने ज्यादा में टूटा यानी कि आयोटा भी उतना ही ज्यादा आएगा, तो इसलिए मैं उसके कंपैरिजन में लेती हूँ उसको। अच्छा, जो आंसर है अल्फा और इसके लिए वो ये है। अब आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर आपको याद है तो ठीक है, ये 2 बातें याद रखना, डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के लिए लेस देन 1, और अल्फा निकालने के लिए वैल्यू। अब क्वेश्चन है, want of वैल्यू निकालनी है फॉर 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74 है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ है भाई, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, यानी कि डिसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू क्या थी, आयोटा माइनस 1 n-1, आयोटा की वैल्यू गिवन है 2.74 माइनस 1, n कितना आएगा इसमें, कितने में टूटेगा ये बेरियम नाइट्रेट, 3 माइनस 1, आपका आंसर आएगा 1.74 डिवाइडेड में 2, कितना आ रहा है 0.87। और अगर आपको परसेंटेज पूछी है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है, समझ में आया। यस मैम। The want of factor I compound for that undergo dissociation association in solvent is respectively, आपको पता है डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1 और एसोसिएशन के लिए
less Less than than 1. 1. Second option. This question. 0.002 aqueous solution of ionic compound is this, freezes at this, number of moles of ion which 1 mole of ionic compound produce being dissolved in water. कितने नंबर ऑफ आयन इसमें डिसॉल्व होंगे भाई, इसने लिखा नहीं है ठीक से, यहाँ डब्बा आएगा। ये इस तरीके का मॉलिक्यूल है, कोबाल्ट NH3 NO2 और ये Cl बाहर। बोलो भाई कितने आयन रिलीज होंगे? 2 कितने होंगे? 2. क्लियर है बात? इन सब की कोई वो ही नहीं थी, वैल्यू की कोई मतलब ही नहीं था, सिंपल से उसने हमसे पूछ लिया कि कितने आयन इसमें रिलीज होंगे। If the relative decrease in vapor pressure is this, for solution containing 1 mole NaCl, 3 mole of this H2O, then percentage of ionization of NaCl बता सकते हो? Relative decrease हमने पढ़ा है ना, वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ या ना, 3 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है आपके 1 मोल NaCl इन 3 मोल ऑफ तो सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, फ्रैक्शन निकाल लोगे, बोलो भाई x भी निकल जाएगा। पूछा क्या है इसमें? परसेंटेज पूछा आयनाइजेशन का। अब जरा ध्यान से देखो, आपको पता ही, कोई मुझे बताएगा रिलेटिव लोअरिंग में आयोटा कहाँ लगता है? P0A माइनस PS अपॉन में P0A IX, आयोटा x भी होता है। Yes, ma'am. यस और नो, सब कुछ गिवन है। क्या निकालना पड़ेगा? पहले आयोटा निकालो, उसके बाद अल्फा निकालना है। बात समझ में आई? Yes, ma'am. बात समझ में आई? पहले आप आयोटा निकालोगे, इससे रिलेटिव लोअरिंग आपको गिवन है, मोल फ्रैक्शन भी आपको गिवन है। सॉल्यूट का कितना आया मोल फ्रैक्शन? 1/4। 1 मोल NaCl डिसॉल्व है 3 मोल वाटर में। P0A की वैल्यू वही लेंगे ना, 1.0125 into 10⁵ पास्कल। क्या ये पास्कल कहाँ से आया? किसका? नीचे वाले में, ऊपर तो रिलेटिव लोअरिंग तो हमें गिवन है 0.4 और अपॉन में जो P0A है। नहीं, रिलेटिव लोअरिंग मींस ये पूरा। अच्छा, लोअरिंग गिवन है तो सिर्फ ये गिवन होता है, पर अगर रिलेटिव लोअरिंग है मतलब ये पूरा गिवन है, ये पूरा ही गिवन है आपको। 0.4 इक्वल टू आयोटा आपको निकालना है। एक्स भी कितना आ रहा है? 1/4। 1/4 मीन 0.25 लिख लूं? यस सर। क्या 1/4 लिख लूं? 1/4 आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 10 आ रही है क्या? 4/10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ रहा है? 16/10 1.6 आ रही, 1.6 आ रही है आयोटा की वैल्यू। अब बताओ मुझे अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है, आयनाइजेशन पूछा है, यानी कि डिसोसिएशन आयोटा -1 n-1। आयोटा कितना आया आपका? 1.6 -1, n कितना था? 2 -1, वैल्यू कितनी आ गई? 0.61। और अगर मुझे इसका मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? 60%। यानी कि मेरा कितना परसेंट आयनाइजेशन हुआ है भाई? 60%। क्लियर हुई बात? समझ में आई? क्लियर है मुस्कान? Yes, ma'am. Vanta factor for dilute solution of barium hydroxide, बार बार बता रही थी भाई, बेरियम हाइड्रोक्साइड। मैम 2 होगा। बेरियम मैम 3 होगा। हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखते हैं, ठीक है? बार बार इसलिए बता रही थी, मुझे पता है क्वेश्चन पूछने आने वाला है। 3 क्लियर? चलो खत्म, टाटा बाय बाय। हमने वन टॉप सीख लिया। अच्छा, एक चीज हमने नहीं करी, वो तुम अपने आप पढ़ लेना, अपने आप कर लेना। क्या क्या नहीं किया भाई? एबनॉर्मल मोलर मास और अपॉन में मोलर मास करके कुछ था ना, उससे आयोडा निकलता है। क्या निकलता है? क्या वैल्यू निकालते थे मुझसे? आयोडा की निकालते हैं भाई। Yes, ma'am. डेल्टा टी मतलब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड में कैलकुलेटेड जो भी आएगी आपकी वो, और या फिर नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास मतलब कि जो भी आपका नॉर्मल जो होता है वो, और एबनॉर्मल मींस जो फॉर्मूले से निकला है। यस मैम। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो वो कर लेना। वो नंबर ऑफ पार्टिकल मैम ये फिर से बताना है एबनॉर्मल और नॉर्मल का। जितनी भी आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ऑब्जर्व मतलब कि जो आपके एक्सपेरिमेंट से आ रही है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताना, डेल्टा टी, डेल्टा बी, डेल्टा टी एफ, या फिर पाइप प्रेशर की बात करें तो कॉलिगेटिव अपॉन में
और जो कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड, ओके मैम। ठीक है, क्वालिटेटिव। इससे रिलेटेड मेरे पास अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। आयोटा की वैल्यू और क्या रहेगी, और नॉर्मल मास, मोलर मास के लिए इसका ठीक अपोजिट है कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या रहेगा, ऊपर, और अपॉन में क्या रहेगा इसके, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। मतलब कि मैंने ऑब्जर्व किया तो इतना आया, और जो मतलब मैंने फॉर्मूले से निकाला तो इतना आ रहा है मेरे पास ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो क्या होता है, इतना होता है। तो जो भी उसका डिवाइड होगा वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आयोटा की वैल्यू से निकलती है। बात समझ में आई? मैम एक पार्टिकल्स के टर्म में भी था क्वेश्चन। पार्टिकल की टर्म में मैम ये नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाला। अभी मेरे को नहीं पता भाई। कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व, कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, कैलकुलेटेड, यही है मेरे पास अभी जो भी है। ठीक है भाई। मैम मैम ये जो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो मतलब जो आयोटा लगाकर आता है वो है या यही तो गिवन होता है ना शायद। यही तो आपको खुद देखना है। मैम ऑब्जर्व वाला गिवन होता है, कैलकुलेटेड आप निकालते हैं हम लोग वैल्यू से। ठीक है, कैलकुलेटेड जो है हम फॉर्मूले से जो निकाल रहे हैं वो कैलकुलेटेड है। ठीक है, बात समझ में आई? जो हम फॉर्मूला लगा के निकाल रहे हैं वो आपकी कैलकुलेटेड है। मैंने आपको क्वेश्चन भेजा, मैंने तो डाउट है क्वेश्चन जो मैंने आपको, जो भी आपकी निकल रही है वो क्या होगी, आपकी कैलकुलेटेड। और ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व जो गिवन होता है। जो गिवन होगी। ठीक है, एक बार इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो देख लेना, उससे फिर कर लेना अपने आप। ठीक है, नैना ने क्या क्वेश्चन भेजा है मैंने ना, माइक ऑन करके बता दो। Mole non-volatile solute of X when dissolved in 8 gram of benzene reduces its vapor pressure to 90%. समझ में आया भाई क्वेश्चन? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, अ नॉन वॉलेटाइल, इसके बाद मैं क्लास को एंड करती हूँ। ठीक है, अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट X, उसका मोलर मास गिवन है आपको 50, when dissolved in 78 ग्राम, डिसॉल्व किया है इसको, डिसॉल्व इन 78 ग्राम बेंजीन, और इसने वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर दिया 90%। यानी कि जो PA था, वो P0A जो कुछ भी था, PS ने क्या किया है उसको, PS कितना है 90% डिक्रीज, 90% ऑफ P0A। PS जो है वो क्या है 90% ऑफ P0 ऑफ A। तो यानी कि जो PA माइनस PS होता है वो कितना आ जाएगा, PA माइनस PS 10% या फिर 0.001 अपॉन में P0A। बोलो भाई हो जाएगा अपने ना, P0A से P0 कैंसिल, 0.01 क्या आ गया आपका ये रिलेटिव, आएगा तो 0.1 आना चाहिए ना। क्या आ जाएगा, अरे सॉरी 0.1 आएगा, सही बात, 0.1 आपका क्या आ गया, रिलेटिव लोअरिंग आ गया। यस मैम। क्लियर है? अब सॉल्व हो जाएगा। अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, रिलेटिव, उसने सॉल्यूट का मास पूछा है 0.1 ये है, WB उसने मुझसे पूछा है, मोलर मास गिवन है 50 मल्टीप्लाई गिवन मास बेंजीन का गिवन है कितना, 9 कितना है 78 ग्राम, और बेंजीन का होता कितना है एक्चुअल में, 78 ही होता है शायद। कितना होता है बेंजीन का एक्चुअल में, 72, अरे कोई तो बता दो, 72 हाँ 78। यस, मोलर मास कितना होता है 78 कैंसिल, WB उसने पूछा है 50 ग्राम, 5 ग्राम आंसर आ गया। लेना क्लियर है? चलो चलते हैं अब, टाटा बाय बाय।